हेलो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। हाइड्रोजन एटम जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि केवल प्रोटॉन होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यानी यहाँ हम ये मान सकते हैं कि ये टू पार्टिकल सिस्टम है, द्विकण तंत्र है। जैसे हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशन डिस्कस करते हुए ये माना था कि एक सिंगल पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। तो यहाँ मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक नेगेटिवली चार्ज्ड और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड। नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड गति कर रहा है। इसी प्रकार हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स यानी ऐसे सिस्टम जिनमें न्यूक्लियस है और उसके अराउंड केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि हीलियम प्लस आयन। हीलियम में आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हीलियम प्लस में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और उसका न्यूक्लियस होगा, दो पार्टिकल्स। इसी तरह लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3, ये सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैं। अभी हम थर्ड ईयर में केवल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। तो इस प्रकार मेरे पास इन सभी सिस्टम्स में न्यूक्लियस है। अगर हाइड्रोजन का केस लेते हैं तो उसमें सिर्फ प्रोटॉन है, अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स लेते हैं तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स हैं और उनके अराउंड एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो यानी ये मेरे पास एक सिंपलेस्ट केस है, सिंपलेस्ट केस ऐसा सिस्टम जहाँ पे एनर्जी इज़ नॉट कांस्टेंट। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में हम ये मान के चले थे कि सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट है और उसे सिंप्लिसिटी के लिए हमने ज़ीरो माना था। बट यहाँ पे अब एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, एनर्जी वेरी करेगी। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 3D मोशन के लिए होती है। इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट की हुई है मैंने। तीनों डायरेक्शंस में मोशन हम लेंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के अलोंग। बाकी इक्वेशन जो है जैसे 1D बॉक्स के लिए लिखी थी वैसी ही है। अब हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसे कणों के लिए देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा द्विकण तंत्र है। तो यहाँ पे मैं मास, वहाँ पे हमारे पास मास था एक पार्टिकल का मास, सिंगल पार्टिकल का। यहाँ पे मास जो है वो दोनों पार्टिकल्स का कंबाइंड मास लिया जाएगा, जिसे हम कहते हैं सामान्य द्रव्यमान और रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल म्यू। तो 3D मोशन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 में उसकी m को हम रिप्लेस करते हैं म्यू से। यहाँ पे म्यू क्या होगा, एम ई इंटू एम एन ओवर एम ई प्लस एम एन। यहाँ एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और एम एन नाभिक के द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा चेंज जो हमने करना है इक्वेशन नंबर 1 में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड गति कर रहा है। न्यूक्लियस, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जब गति करता है तो उसमें केंद्रीय वो बल क्षेत्र में रहता है, यानी उसके ऊपर न्यूक्लियस जो है वो आकर्षण बल लगाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर मान लीजिए -e है और नाभिक पर आवेश +Ze है, यहाँ पे Z नाभिक का परमाणु क्रमांक होगा, तो दोनों आवेश का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान हो जाएगा -e और न्यूक्लियस का आवेश का मान हो जाएगा +Ze। तो कूलम लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लगाएंगे यहाँ पे, उससे F कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा -e इंटू ZE अपॉन r² और इट्स इक्वल टू -ZE² अपॉन r। अब जब ये गति करेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ हम जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से पोटेंशियल एनर्जी लेके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो एनर्जी का मान देगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी इन्फिनिटी टू r, यानी हम ये मान रहे हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट में इन्फिनिटी दूरी पे है, जहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आता है और r डिस्टेंस पे वो एटम का पार्ट बन जाता है, तो और वो डिस्टेंस जो है वो उसका मिनिमम अप्रोच का डिस्टेंस है, इससे नज़दीक वो नहीं आ सकता। तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन की लिमिट्स हो जाएंगी मेरे पास इन्फिनिटी टू r। अब जब सिस्टम इन्फिनिटी टू r आ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा। तो FDR का इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू r, और f की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे
तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड इज माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। माइनस साइन अपने आप में ही शो कर रहा है कि इट्स द अट्रैक्टिव फोर्स, और जैसे जैसे अप्रोच करता है जो है पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होता है। उसके बाद हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन जैसे तंत्र के लिए अब समीकरण एक को हमने दो चेंजेस कर देनी है, तो क्या स्वरूप बन जाएगा, डेल पार्ट सेम रहेगा यानी करली स्क्वायर साई अपन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वाई और करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साई अपन करली जेड स्क्वायर सेम रहा। 8 पाई स्क्वायर वहाँ m था, यहाँ हमने म्यू लगा दिया, और उसके बाद e माइनस वी था इक्वेशन नंबर 1 में, उसकी जगह v की जगह पुट किया माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ये इक्वेशन है कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में, एक्स वाई जेड होते हैं कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। अब जब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे तंत्र जो हैं, जब उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है मेरे पास, तो ये गति इस तरह की होती है कि उसके जो है, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यहाँ हम कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स की जगह पोलर कोऑर्डिनेट्स लेंगे, मींस आर थीटा और फाई लेंगे। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स या गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको दोनों में संबंध होता है कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो हम एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका रूपांतरण कर सकते हैं। तो यहाँ हम इस फिगर से समझते हैं कि इन दोनों में आपस में क्या संबंध है। यहाँ जो है मेरे पास सेंटर जो है तीनों कोऑर्डिनेट्स का, यानी बिंदु O जो है वो मान लीजिए आप न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज़ न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस से r दूरी पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे स्थित, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्थित है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में दूरी है r। ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, तो ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ एक एंगल बनाता है। जो एंगल मेरे पास जो है मोशन के दौरान आप देख रहे हैं दो एंगल बन रहे हैं, थीटा और फाई, ठीक है, तो जो है थीटा और फाई एंगल्स बन रहे हैं। तो ये तीन पोलर कोऑर्डिनेट्स यहाँ से मेरे पास आ जाते हैं, आर थीटा और फाई। ये तीनों आपस में एक्स वाई जेड के साथ इन इक्वेशंस के द्वारा संबंधित हैं। इनका डेरिवेशन पार्ट हमें नहीं करना, सिर्फ रिलेशन याद रखना है कि क्या क्या संबंध है। एक्स कोऑर्डिनेट्स को जब मुझे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना हो, तो आई रिप्लेस एक्स विद आर साइन थीटा कोस फाई। इसी तरह वाई को रिप्लेस करते हैं आर साइन थीटा साइन फाई से, और जेड को रिप्लेस करते हैं आर कोस थीटा से। जब हम एक्स वाई जेड की जगह ये कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं और इक्वेशन को जो है रीअरेंजमेंट्स करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 जो है इक्वेशन नंबर 5 का रूप ले लेती है, जिसे हम कहते हैं कि ये गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों के अनुसार समीकरण है। तो इस इक्वेशन को आप जस्ट क्रैम करेंगे, और इस इक्वेशन में भी आप देख रहे हैं जैसे वहाँ पे मेरे पास पहले 3 डेरिवेटिव टर्म्स थी, एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, जेड के अलॉन्ग। यहाँ पे भी 3 टर्म्स बन रही हैं मेरे पास, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड कोऑर्डिनेट्स 8 पाई स्क्वायर से पहले। बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ आर पार्ट है, जबकि सेकेंड टर्म में आर थीटा दोनों आ जाते हैं, थर्ड पार्ट में आर थीटा और फाई तीनों जो है कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। उसके बाद वाला पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे इक्वेशन नंबर 4 में था, 8 पाई स्क्वायर म्यू अपॉन एच स्क्वायर ई प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो साई है, इक्वेशन नंबर 4 में साई वाज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, अब यहाँ पे साई इज़ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई। 3 ही वेरिएबल्स हैं, बट उनके नाम अब क्या हैं, आर थीटा एंड फाई। तो ये इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं तीनों जो वेरिएबल्स हैं वो मिक्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हालांकि सिर्फ आर है, बट सेकंड में आर थीटा की मिक्सिंग है, थर्ड पार्ट में आर थीटा एंड फाई की मिक्सिंग है। तो इस इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले किसी भी सिस्टम के लिए एक स्टेप होता है कि तीनों कोऑर्डिनेट्स को पहले सेपरेट किया जाए, मींस इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए कि हर पार्ट जो है वो एक ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंड रहे। तो ये इक्वेशन को हम 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस यहाँ से बनाएंगे। यहाँ अब साई जो है वो आर थीटा फाई का फंक्शन है, और मींस साई इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस। साई आर थीटा फाई होने का मतलब होता है कि
जितने भी वेरिएबल्स के ऊपर साई डिपेंड करता है, अगर हम उन वेरिएबल्स को सेपरेट करना चाहें तो हर वेरिएबल की टर्म में एक नया फंक्शन लिखें। जैसे मैंने आर की टर्म्स में लिखा कैपिटल आर, थीटा के टर्म्स में लिखा फंक्शन का नाम वाई, और ऐसा फंक्शन जो केवल फाई के ऊपर डिपेंड करता है उसको नाम दिया जेड। मीन्स अगर साई को हम सेपरेट करें तो ये तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट बन जाता है, आर जो केवल आर के ऊपर निर्भर कर रहा है, वाई जो थीटा पे निर्भर कर रहा है, और जेड जो फाई के ऊपर निर्भर कर रहा है। फिर अब हम जो है हमें चाहिए करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं और वो वैल्यूज़ पुट करूं, फिर इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें, जो कि अब थर्ड ईयर में आपके आउट ऑफ सलेबस है, बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सलेबस है। थर्ड ईयर में सलेबस में केवल इतना ही मैंशनड है कि अगर मैं इन वेरिएबल्स को सेपरेट करूं तो इक्वेशंस कौन सी आएंगी मेरे पास, उनका डेरिवेशन पार्ट नहीं है कि मैं इस स्टेप तक कैसे पहुंची। इनका डेरिवेशन आप हायर क्लासेस में करेंगे, बट अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो तो आप पर्सनली मेरे से जो है समझ सकते हैं, और बुक्स में भी इवन डेरिवेशन दिया गया है जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हमें ये करना है कि इक्वेशन नंबर 5 में जब मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करूँ तो मेरे पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं जो केवल एक एक वेरिएबल का फंक्शन है। फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हैं, मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें केवल 5 वेरिएबल है। करली स्क्वायर जेड पर हमने कहा कि फंक्शन ऑफ 5 है, अपॉन करली 5 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जेड। यहाँ पे एम जो है, इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, तब ये नए कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। और इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 जो है वो थीटा समीकरण कहलाती है, क्योंकि उसमें सिर्फ वेरिएबल थीटा है। इक्वेशन नंबर 3 जो है वो रेडियल इक्वेशन, जिसमें केवल आर वेरिएबल है। आप नोट करिए कि कोई और वेरिएबल नहीं है। तो ये 3 इक्वेशंस को अगेन आपको क्रैम करना होगा अभी थर्ड ईयर के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन इक्वेशंस में मेरे पास नई टर्म्स आ गई हैं, एक तो एम आ गई है, और इक्वेशन नंबर 2 में आप देखें तो बीटा आ गई है, और इसी बीटा और एम 2 टर्म्स आ रही हैं, और इसी प्रकार तीसरी इक्वेशन में भी बीटा टर्म आ रही है। तो यहाँ हम केवल इनकी वैल्यूज़ डिटर्मिन कर लिखेंगे कि इनके मतलब क्या हैं। बीटा एक कांस्टेंट है जो होता है L इंटू एल प्लस 1 में। ये डिफ़ाइन हुए थे ड्यूरिंग द डेरिवेशन पार्ट, जो हमने नहीं करना है क्योंकि वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ थर्ड ईयर सिलेबस है। तो इस L के मान होते हैं 0 1 2 3। इसी प्रकार M जो आ रहा है उसके मान होते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और इसकी कुल वैल्यू होती है 2L प्लस 1 पे। मीन्स M जो है वो भी L से ही डिसाइड होता है। जो आप क्वांटम नंबर्स पढ़ते आए हैं वो यहीं से ही डिफाइन हुए हैं। क्वांटम नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।